नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और आज हम कुछ पीवाईक्यूज़ को करेंगे डिटेल्स में, ताकि हमें समझ में आ सके जो कुछ पिछले सालों का जो पैटर्न रहा है वह किस प्रकार का रहा है, और जो दिसंबर का जो एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चंस है वह किस प्रकार आने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। देखिए, सिलेबस जो है अभी तक बदला नहीं गया है, तो आप अभी पुराने सिलेबस को ही आधार बना करके चीज़ों को कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और सिलेबस बदला भी जाएगा तो 30 से 40% बदला जाएगा, बाकी सिलेबस वही रहेगा। तो आप चीज़ों को पढ़ते रहिए और सभी चीज़ों को तैयार करते रहिए। इस चक्कर में मत रहिए कि एग्ज़ाम नहीं हुआ और चीज़ें नहीं हुई, तो ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए और अपनी तैयारी में जुटे रहिए। एग्ज़ाम तो होगा, एग्ज़ाम समझ लीजिए कि जो अगस्त में होने वाला था अब दिसंबर में होगा, आपको 2-3 महीने का वक्त और मिल गया। तो आप तैयारी करते रहिए और चीज़ों को देखते रहिए। चलिए, हम बिना देर किए अब अपने पीवाईक्यूज़ को देखेंगे और उस पर देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछने का तरीका रहा है एनटीए का, वह कैसा रहा है और किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वह बार बार पूछती है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वह मिलान वाला क्वेश्चन है। और देखिए मिलान में क्या पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो प्रथम खंड और द्वितीय खंड, तृतीय खंड और चतुर्थ खंड, तो इस प्रकार से मिलाना है। और आपको बताना है बीज और अंकुर, पुरुष और परिस्थिति, उषा और ईश्वर, प्रकृति और पुरुष, तो इसको मिलाना है। और ये जो है शेखर एक जीवनी भाग 1 से लिया गया है। तो देखिए, आजकल जितने भी सब टाइटल होते हैं, मतलब उपशीर्षक, उनसे भी प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। तो कम से कम आप मोटा मोटा चीज़ों को पढ़ लीजिए, क्योंकि उनसे जो है बहुत ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, इसको हम देख लेते हैं। तो आपको ऑप्शन देखिए दिया जा रहा है कि नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा। अगर आपको पता है तो आपके लिए ऑप्शन ये रहे। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि जो इसका सॉल्यूशन है वह क्या है। तो देखिए क्या है, शेखर एक जीवनी, जिसका प्रकाशन हमें देखने को मिलता है 1940 में हुआ था, 1941 में। और शेखर एक जीवनी पार्ट 2 जो है 1944 में देखने को मिलता है। देखिए क्या है, शेखर एक जीवनी भाग 1 खंड का जो उपशीर्षक है वह किस प्रकार है। प्रथम खंड का जो नाम है वह है उषा और ईश्वर। वहीं द्वितीय खंड का जो नाम है बीज और अंकुर। तृतीय खंड का नाम है प्रकृति और पुरुष। चतुर्थ खंड का नाम है पुरुष और परिस्थिति। तो ये चारों के चारों खंड हैं जो कि शेखर एक जीवनी भाग 1 में हमें देखने को मिलते हैं। वहीं देखिए, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो ये जो अगर आपने पढ़ा होगा कहानी, ये कहानी में से लिया गया है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको रोक कर मैं चीज़ों को सही करने की कोशिश करता हूँ। वहीं देखिए, जो दूसरा सवाल है ये भी मिलान वाला है। और मिलान वाले देखिए क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और पात्रों की और कहानी के नाम से मिलान करना होता है। देखिए क्या है, जो किरण है, किरण किस कहानी की पात्र है। तो आपने पढ़ा होगा कि एक कानों में कंगना, इस कहानी की पात्र है किरण। लक्ष्मा जो है, लक्ष्मा कोसी के घटवार में है। वहीं श्यामनाथ जो है चीफ की दावत में है। और अनीता जो है राही कहानी की पात्र है। तो ये आपको पता होगा कि ये जो कहानी और पात्र जो हैं, आजकल ऐसे प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं। तो किरण का देखिए आपके पास ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं और चीज़ों को बता सकते हैं। बाकी ये आपके पास ऑप्शन है। और देखिए जो इसका सही उत्तर है क्या है, किरण जो है कानों में कंगना की है, लक्ष्मा जो है कोसी का घटवार का, अनीता जो है राही कहानी की है, और सामनाथ जो है चीफ की दावत। तो ये सारे सारे जो पात्र हैं इस प्रकार से हैं। और देखिए क्या है, अगर हम देखें कहानी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो कानों में कंगना कहानी है, राधिका रमन प्रसाद सिंह की रचना है। कहानी विधा की रचना है, 1931 में प्रकाशित हुई थी। वहीं इसके जो प्रमुख पात्र हैं, नरेंद्र है, किरण है, योगेश्वर, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। नरेंद्र और किरण जो है पति पत्नी होते हैं। योगेश्वर जो होता है इन दोनों का ससुर और मतलब उसका बाप होता है, किरण का बाप होता है। वहीं देखिए विषय अगर हम देखें तो नरेंद्र का किरण से प्रेम विवाह, प्रेम विमुख हो किन्नरी के प्रेम में पढ़कर सब कुछ लुटाने की कहानी इसमें व्यक्त की गई है। किन्नरी क्या है, वैश्या है। अंत में नरेंद्र द्वारा प्रायश्चित दिखाया गया है। जो लास्ट में
नरेंद्र के द्वारा प्रायश्चित दिखाया गया है, परंतु तब तक किरण अपने प्राण त्याग चुकी होती है। मतलब किरण जो होती है वो मर जाती है। अगर आपने ये कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। कोशिका घटवाड़ शेखर जोशी की कहानी है और 1958 ईस्वी की कहानी है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वह फौजी है, फौजी, गोसाई, लक्ष्मण आदि इसके प्रमुख पात्र है। विषय देखिए इस कहानी का क्या है। सामाजिक जड़ व्यवस्था के कारण कालातीत में अधूरी प्रेम कहानी का वर्णन किया गया। देखिए ये जो कहानी है बहुत ही अच्छी कहानी है और इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, ये जो गांव परिवेश में जो चीज़ें, सामाजिक चीज़ें होती है जो घटित होती है वह किस प्रकार से प्रभावी होती है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। और राही कहानी में दिखाया गया है। देखिए राही कहानी के जो रचनाकार है वह सुभद्रा कुमारी चौहान, और इस कहानी का जो पात्र है, जो प्रमुख पात्र है वह है राही, जो कि चोरी करती है अपने बच्चे के लिए और वह जेल जाती है। अनीता जो है स्वतंत्रता सेनानी है जो कि राही की मदद करती है और कांग्रेस की एक तरह से प्रवक्ता है, कांग्रेस की एक तरह से, मतलब कांग्रेस जो पार्टी है उसी में कार्यरत है। ठीक है, विषय देखिए क्या है। जेल का परिवेश है। गरीबी के कारण विवश माँ द्वारा चोरी करने पर जेल की सजा का वर्णन है। राही जो होती है वह चोरी करती है अपने बच्चे के खातिर खाने का सामान। वहीं देखिए गरीबों की सेवा के वास्तविक देशभक्ति है, यह संदेश चित्रित किया गया है। जो अनीता होती है वह बाद में वो कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके गरीबों की सेवा में लग जाती है और अपनी देशभक्ति को प्रकट करती है। चीफ की दावत जो कहानी है भीष्म शाहनी की कहानी है, 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके जो प्रमुख पात्र हैं मिस्टर सामनाथ, जो कि एक क्या कहते हैं ऑफिशियल व्यक्ति हैं, जो कि कार्यालय में काम करते हैं। उनकी पत्नी एवं विधवा बूढ़ी माँ, और उनकी एक माँ है और एक पत्नी है। तो उनके घर में चीफ को वो न्योता देते कि आइए हमारे घर पे खाना खाइए। तो चीफ उनके घर पे आते हैं और सारी चीज़ों को देखते हैं और उनकी माँ से भी मिलते हैं, उनका घर देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है चीफ को। लेकिन इसमें यह दिखाया गया है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके लिए उनके जो माता पिता होते हैं एक तरह से बोझ हो जाते हैं। तो ये कहानी में ये दिखाया गया। वहीं देखिए अगर हम इसके विषय को देखें तो माँ के त्याग और बेटे की अपेक्षा का ताना बाना बुनती है, जो पहला पाठ कहानी संग्रह में संकलित है। तो देखिए ये जो कहानी है ना, पहला पाठ कहानी संग्रह में चीफ की दावत कहानी जो है संकलित है, ये भी पता होना चाहिए। भीष्म शाहनी की ये कहानी संग्रह है। शेखर जोशी के बारे में हम देख लेते हैं। शेखर जोशी की कहानियाँ अगर हम देखें तो हल वाला 1981 ईस्वी की कहानी है। नौरंगी बीमार है 1990 ईस्वी की कहानी है। बच्चे का सपना 2004 ईस्वी की कहानी है। तो ये सारी प्रमुख कहानियां हैं जो कि पूछी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की अगर हम कहानियां देखें तो बिखरे मोती 1932 ईस्वी की कहानी है। उन्मादिनी 1934 ईस्वी की कहानी है। तो ये सारी प्रमुख कहानियां हैं जो कि पूछी जाती है। भीष्म शाहनी का जो जन्म है 1915 में हुआ था, 2003 में इनकी मृत्यु हुई। और अगर हम इनकी कहानियां देखें तो भाग्य रेखा 1953 ईस्वी की कहानी है। पहला पाठ 1957 ईस्वी की कहानी है। भटकती राख 1966 ईस्वी की कहानी है। और पटरियाँ 1973 ईस्वी की कहानी है। शोभा यात्रा 1981 ईस्वी की कहानी है। और देखिए ये जो क्वेश्चन है मिलान वाला, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 जो है नाटक है और सूची 2 जो है पात्र है। तो मिलान करना है। जो चंद्रगुप्त नाटक का पात्र है वह कौन है? मुन्नी है, राम है, जयमाला है या लीला है? वहीं देखिए अंजू दीदी कहानी की पात्र कौन है? मुन्नी है या लीला है? बकरी नाटक का पात्र कौन है? जयमाला है, लीला? ये सारे पात्र है। स्कंदगुप्त कहानी के कौन पात्र है? तो चलिए हम ऑप्शंस को देखते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं वह ये हैं और ये ऑप्शंस आप देख सकते हैं। देखिए हम इसके उत्तर को देखते हैं। जो इसका सही उत्तर है वह क्या है? तो देखिए चंद्रगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है, 1931 ईस्वी का नाटक है। अगर हम इसके प्रमुख पात्रों को देखें तो चंद्रगुप्त, चाणक्य, सिंहरन, आरंभिक, सिकंदर आदि इसके प्रमुख पात्र हैं।
स्त्री पात्र को देखें तो अलका है, सुवासिनी है, कल्याणी है, मालविका है, कार्नेलिया आदि इसकी प्रमुख पात्र है। वहीं देखिए जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इनका जो जन्म है 1890 में हुआ था, 1937 में इनका देहांत हो गया। ऐतिहासिक नाटककार के रूप में विख्यात है। मुख्य नाटकों को अगर हम देखें तो सज्जन 1910 ईस्वी की रचना है। करुणालय 1912 ईस्वी की रचना है। विशाख 1921 ईस्वी की रचना है। विशाख दत्त नाम है इस नाटक का पूरा, 1921 ईस्वी की रचना है। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी की रचना है और ये इनकी अंतिम नाट्य रचना भी मानी जाती है। अगर हम उपेंद्रनाथ अश्क को देखें तो इनके नाटकों की अगर हम बात करें तो लक्ष्मी का स्वागत 1935 ईस्वी की रचना है। स्वर्ग की झलक 1940 ईस्वी की रचना है। छठा बेटा 1940 ईस्वी की रचना है और जय पराजय 1937 ईस्वी की प्रमुख रचना हमें देखने को मिलता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जन्म जो है इनका 1927 में हुआ, 1983 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इनका जो प्रमुख नाटक है बकरी 1978 ईस्वी की रचना है। लड़ाई 1979 ईस्वी की रचना है। अब गरीबी हटाओ आदि ये इनकी प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती है। देखिए प्रश्न आ गया सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो चिंतामणि का प्रथम भाग जो है किसने लिखा? चिंतामणि द्वितीय भाग, चिंतामणि तृतीय भाग और चिंतामणि चतुर्थ भाग। तो इसको मिलान करना है। तो देखिए जो चिंतामणि के जो संपादक रहे हैं प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग और चतुर्थ भाग के कौन रहे हैं, तो इसको हम देखते हैं। देखिए आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शंस को आप देख के टिक लगा सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। नहीं तो हमारे पास उत्तर भी है, तो उत्तर को हम देखेंगे। जो चिंतामणि प्रथम भाग है उसका जो संपादन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया है। चिंतामणि द्वितीय भाग का जो प्रकाशन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा किया गया है और चिंतामणि तृतीय जो है डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा किया गया है और चिंतामणि चतुर्थ भाग जो है कुसुम चतुर्वेदी और ओमकार प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया है। तो ये सारे प्रमुख पात्र मतलब संपादक हमें देखने को मिलते हैं। निबंध संग्रह अगर हम देखें और प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखें तो चिंतामणि प्रथम भाग जो है 1939 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसके जो रचनाकार थे रामचंद्र शुक्ल थे। वहीं देखिए चिंतामणि द्वितीय भाग का प्रकाशन 1945 में हुआ। चिंतामणि तृतीय भाग का प्रकाशन 1983 में और चिंतामणि चतुर्थ भाग का जो प्रकाशन है 2004 ईस्वी में हमें देखने को मिलता है। चिंतामणि जो रचनाकार है रामचंद्र शुक्ल हैं। निबंध विधा की रचना है। प्रकाशन वर्ष 1939 में हुआ है। विषय जो है चिंतामणि निबंध संग्रह के 4 भाग मिलते हैं। इनमें विविध विषयों पर निबंध लिखे गए हैं। तो ये निबंध संग्रह है चिंतामणि और इसमें अनेक विषयों पर निबंध जो है लिखा गया है। वहीं देखिए रामचंद्र शुक्ल, देखिए रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनसे जो है 2 या 4 प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो देखिए इनका जो जन्म है 1884 में हुआ, 1941 में इनका निधन हो गया। निबंध अगर हम इनके देखें तो भाव या मनोविकार, यह इनका निबंध है। श्रद्धा, भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, कविता क्या है? कविता क्या है इनका बहुत ही ज़्यादा प्रमुख निबंध है और इससे प्रश्न जो है बनाया जाता है। काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था आदि, ये इनके प्रमुख निबंध हमें देखने को मिलते हैं। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो प्रश्न है ये और आपको जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं तो आपको बताना है कि जो देवनागरी लिपि है उसका मानकीकरण किस प्रकार से हुआ। तो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि ऑप्शन ए है कि डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता में गठित परिषद, महादेव गोविंद रानाडे के सुझाव, काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति, महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार। तो ये आपको बताना है। और ऑप्शन ई है आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ये रहे ऑप्शन, इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा ये। देवनागरी लिपि के मानकीकरण के प्रयासों का सही क्रम है, पहला होगा बी।
महादेव गोविंद रानाडे के सुझाव। पहले क्या सुझाव लिया जाता है, तो पहले क्या महादेव गोविंद रानाडे ने सुझाव दिया। वहीं देखिए महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुणे द्वारा गठित लिपि सुधार समिति। जब सुझाव लेते हैं तो फिर क्या है, उसके लिए हम कोई समिति का गठन करते हैं, तो फिर समिति का गठन किया गया। वहीं देखिए फिर क्या है, काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति। फिर काका कालेलकर के अध्यक्षता में किसी को अध्यक्ष बना करके फिर हम उसके सुधार के लिए समिति बनाते हैं, तो काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित सुधार समिति। फिर क्या है, आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में गठित परिषद। फिर आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में हम परिषद को गठित करते हैं, और जो सबसे लास्ट का है वह ए है, राधा कृष्णन की अध्यक्षता में गठित परिषद। तो डॉक्टर राधा कृष्णन, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश के पहले प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामविलास शर्मा द्वारा रचित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के ऑप्शन ये हमें देखने को मिलता है, भाषा और समाज, आस्था और सौंदर्य, नई कविता और अस्तित्ववाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, प्राचीन भारत के भाषा परिवार। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम जो इसका सही उत्तर है उसको देखेंगे और चीज़ों को जानेंगे। ये आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो आप ऑप्शन देख सकते हैं पॉज करके। अगर आपको उत्तर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो हम उत्तर तो देखेंगे ही। देखिए आस्था और सौंदर्य जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1961 में हुआ, भाषा और समाज का 1961 में हुआ, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 में हुआ, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 ईस्वी में हुआ, प्राचीन भारत के भाषा परिवार 1989 ईस्वी में हुआ है। तो ये सारे के सारे प्रमुख रचनाएं और उनके प्रकाशन वर्ष थे। डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा बहुत ही ज़्यादा प्रमुख व्यक्ति, आलोचक और रचनाकार माने जाते हैं हिंदी साहित्य में। 1912 में इनका जन्म हुआ, 2000 ईस्वी में इनका निधन हुआ। और इनकी मुख्य रचनाएं अगर हम देखें, प्रेमचंद 1941 ईस्वी की रचना है, भारतेंदु युग 1943 ईस्वी की रचना है। देखिए जो राम कुमार शर्मा है ना, उनकी रचनाएं हमें इस प्रकार से देखने को मिलती है। भारतेंदु युग 1943 ईस्वी, निराला 1946 ईस्वी, प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 ईस्वी, और प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती है। स्थापना वर्ष के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में रखिए। तो आपको पता होगा कि कौन सी संस्था जो है उसका गठन पहले हुआ था। तो आपने पढ़ा होगा इसको इतिहास की किताब में, और सोशलॉजी में भी पढ़ा होगा एसएसटी में, कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, रामकृष्ण मिशन की कब हुई, ब्रह्म समाज की कब हुई और प्रार्थना समाज की कब हुई। तो ये तो पेपर 1 का भी क्वेश्चन है, ये शायद आपको पता होगा। फिर भी हम इसके ऑप्शंस को देखते। देखिए ऑप्शंस ये दिए गए हैं और इसको शुरू के बाद से क्रम में लगाना है, मतलब जिसकी स्थापना पहले हुई है उसको पहले लगाना है और जिसकी लास्ट में हो उसको लास्ट में लगाना है। तो ये रहे उसके ऑप्शंस, और आप पॉज करके इसका उत्तर जो है देख सकते हैं। वहीं देखिए सॉल्यूशन अगर हम देखें तो स्थापना वर्ष के आधार पर संस्थाओं का जो सही क्रम है वह है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना, फिर है प्रार्थना समाज, फिर है आर्य समाज, फिर है थियोसॉफिकल सोसाइटी, फिर है रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए ब्रह्म समाज जो है उसका स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, राजा राममोहन राय की अध्यक्षता में हुई थी, और सती प्रथा का जो अंत है ब्रह्म समाज के कारण ही हुआ था। तत्व बोधनी सभा 1839 ईस्वी में हुई, कलकत्ता में हुई और देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा की गई। वहीं देखिए वेद समाज की स्थापना जो है 1864 ईस्वी में हुई, मद्रास में हुई और श्री धरलू नायडू ने की। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई, बम्बई में हुई, आत्माराम पांडुरंग ने की।
और सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में पुणे में ज्योतिबा फुले ने की। और देखिए आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में बम्बई में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 में मद्रास में मदाम ब्लावत्स्की और ऑलकॉट के द्वारा की गई। वहीं देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में बेलूर में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। तो देखिए सारे प्रमुख समाज सुधारक और उनके स्थापना वर्ष के अनुसार ये सारे क्रम हमें देखने को मिलते हैं। ब्रह्म समाज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में इससे प्रश्न बनते ही हैं। इसको प्रभावी बनाने में देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने प्रमुख भूमिका निभाई है। 1867 ईस्वी में ब्रह्म समाज 2 भागों में विभाजित हो गया, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। वहीं देखिए प्रार्थना समाज, इस समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा ने की थी। संबंधित अन्य प्रमुख विचारक अगर हम देखें तो R.G. भंडारकर, महादेव गोविंद रानाडे तथा H.G. चंदावरकर आदि, ये सारे इनके प्रमुख विचारक हैं। आर्य समाज की अगर हम बात करें तो ये एक हिंदी सुधार आंदोलन है। दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश 1875 ईस्वी में अपने विचार प्रकट किए हैं। आर्य समाज के अनुयायी हिंदी को आर्य भाषा कहते थे। आदर्श वाक्य देखिए क्या है, इसका आदर्श वाक्य है विश्व को आदर्श बनाते चलो। तो विश्व को आदर्श बनाते चलो। अन्य विचारक स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय, भाई परमानंद चौधरी और छोटूराम चौधरी और चरण सिंह आदि इसके प्रमुख रचनाकार मतलब विचारक हमें देखने को मिलते हैं। रामकृष्ण परमहंस मिशन जो है इसकी स्थापना 1 मई को रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद ने की। इसमें वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार किया जाता है। मुख्य विचार देखिए क्या है, अपने मोक्ष और संसार के हित के लिए कार्य करो। अन्य विचारक अगर हम देखें स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी शिवानंद और स्वामी अखंडानंद, स्वामी माधवानंद आदि इसके प्रमुख विचारक हमें देखने को मिलते हैं। गर्मी बहुत है और गर्मी लग भी रही है, फिर भी जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए क्या है, कामायनी, जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। कामायनी के सर्गों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। आपको पता होगा कि इसमें टोटल 15 सर्ग हैं और सभी सर्गों को इसमें पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो पहला जो है कर्म, काम, ईड़ा, लज्जा और श्रद्धा। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपके पास विकल्प आ गए DEBAC, DABCE, EDBCA और EBDAC। तो ये सारे आपके पास वो आ गए ऑप्शंस। चलिए हम इसके सही उत्तर को देखते हैं। तो देखिए कामायनी के सर्गों का जो सही क्रम है, पहला होगा श्रद्धा, फिर होगा काम, लज्जा, कर्म, ईड़ा। देखिए जो पहला सर्ग है कामायनी का वह है चिंता और जो आखिरी सर्ग है वह है आनंद। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, 1936 ईस्वी की रचना है। और देखिए इसके जो मुख्य पात्र हैं मनु हैं, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार इसके प्रमुख पात्र हैं। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं और वो जो है इस प्रकार है। देखिए जो पहला सर्ग है वह है चिंता, फिर है आशा, फिर है श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये सारे प्रमुख सर्ग हमें देखने को मिलते हैं कामायनी में। और कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की अति महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है। मुख्य रस जो है निर्वेद, शांत रस की बात की गई है। मुख्य छंद जो है तांटक। देखिए आजकल छंद भी पूछे जा रहे हैं कि इस रचना में कौन से छंद का प्रयोग किया गया है। तो तांटक छंद है और शांत रस या निर्वेद रस जिसको कहते हैं, इस प्रकार का रस हमें कामायनी में देखने को मिलता है। और देखिए क्या है, इसकी कथा वस्तु का आधार ऋग्वेद, छंदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत है। इसमें मनोभावों को पात्रों के रूप में रूपांतरित किया गया है। मतलब जो मन के भाव है ना उसी को पात्र के रूप में रूपांतरित किया गया। जैसे कि चिंता कोई पात्र थोड़ी है, ये तो हमारे मन का भाव है, लेकिन इसको हमने एक सर्ग दिया, एक मतलब रूप दिया है कि चिंता, काम, भावना, लज्जा, ईड़ा, ईर्ष्या, आनंद, ये सारे पात्र हैं इसके। वहीं देखिए
निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो राग दरबारी, मैला आंचल, आपका बंटी और मानस का हंस और झूठा सच। तो इसको जो है पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो ऑप्शन आपके पास ये हैं, आप देख सकते हैं। और चीज़ों को देखिए, जो मैला आंचल है 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। झूठा सच, उसके बाद है राग दरबारी, आपका बंटी 1971 में, मानस का हंस। तो ये सारे के सारे इसके क्रम हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं। और देखिए क्या है, मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु की रचना उपन्यास 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। और इसके जो प्रमुख पात्र है, डॉक्टर प्रशांत है, कमला है, बलदेव है, कालीचरण है, बावन दास आदि। वहीं देखिए, अगर हम इसके विषय को देखें तो इसका कथा काल 1946 से 1948 के बीच की बात है। पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। ग्रामीण अंचल के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक यथार्थ को चित्रित किया गया है। और देखिए क्या है, झूठा सच यशपाल की रचना है, उपन्यास है, 1958 ईस्वी की रचना है और भारत के राष्ट्रीय व सामाजिक जीवन का चित्रण किया गया है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है, 1968 ईस्वी की रचना है और इसमें शिवपालगंज नामक गांव की रचना मतलब वर्णन किया गया है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का चित्रण किया गया शिवपालगंज के, जो कि पूर्वांचल का एक गांव है। मानस का हंस जो है अमृतलाल नागर की रचना है, 1972 ईस्वी की रचना हमें देखने को मिलती है। और मैना का हारिन, पतासो, रत्ना, श्यामों की बुआ, बाबा तुलसीदास, राजा रजिया नाम से पुकारे जाने वाले पात्र और बाबा से आयु में एक दिन छोटे, संत बेनी माधव और सुकरखेत निवासी शिष्य 50-55 वर्षीय। अगर हम विषय देखें इसका तो यह उपन्यास तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। मानस का हंस जो है उपन्यास तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। अमृतलाल नागर की रचना है, 1972 ईस्वी की रचना हमें देखने को मिल रही है। इसमें तुलसी के व्यक्तित्व की विभिन्न परतों को उजागर किया गया है। व्यक्तित्व के साथ साथ इसके कृतित्व का भी उल्लेख किया गया है। वहीं देखिए, आपका बंटी जो है मन्नू भंडारी की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है, 1971 ईस्वी की रचना हमें देखने को मिलती है। मनोविज्ञान का उपन्यास है। बाल मनोविज्ञान मतलब इसमें बताया गया है कि जब माता पिता जो हैं अलग हो जाते हैं, मतलब डाइवोर्स ले लेते हैं, तो किस प्रकार से जो एक बच्चा होता है उसके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो उन सभी बदलावों को बंटी के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। और उसका जो मन है, उसकी जो सोचने समझने की क्षमता है, उसको दिखाया गया है। और उसको कब अच्छा लगता है, कब बुरा लगता है, तो ये सारी बातें जो है आपको बंटी में हमें बताया गया है। देखिए, निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ईदगाह, आकाशदीप, कानों में कंगना, परिंदे, राजा निरबंशिया। तो आपको बताना है, आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं यहाँ पे और आप ऑप्शन देख के बताइए कि इसका जो सही क्रम होगा वह क्या होगा। देखिए, कानों में कंगना, फिर आएगा आकाशदीप, फिर आएगा ईदगाह, फिर आएगा परिंदे, फिर आएगा राजा निर्वंशिया। तो देखिए, जो जयशंकर प्रसाद की रचना है आकाशदीप 1928 ईस्वी की रचना है, कहानी विधा की रचना है। वहीं देखिए, चंपा और बुद्धगुप्त के आदर्श प्रेम व त्याग की कहानी इसमें बताई गई है। कानों में कंगना राधिका रमन प्रसाद सिंह की रचना है, 1913 ईस्वी की रचना है। तो कानों में कंगना 1913 ईस्वी की रचना है। और पात्र जो है इसके नरेंद्र है, किरण है, योगेश्वर आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। विषय अगर हम देखें तो नरेंद्र का किरण से प्रेम, विवाह और प्रेम विमुख हो किन्नरी के प्रेम में पड़कर सब कुछ लुटाने की कहानी है। अंत में नरेंद्र द्वारा प्रायश्चित दिखाया गया है और परंतु तब तक किरण अपने प्राण त्याग चुकी थी। परिंदे जो कहानी है, रचनाकार निर्मल वर्मा है और इस कहानी का जो प्रकाशन है 1960 में हुआ है। और लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, गिरीश नेगी, मिस वुड आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। अगर हम विषय देखें तो मध्यवर्गीय जीवन में व्याप्त अकेलेपन का वर्णन किया गया है। राजा निर्वंशिया जो कहानी है कमलेश्वर की कहानी है, 1957 ईस्वी की कहानी है और इसके जो प्रमुख पात्र है
जगपति, चंदा, जगपति की माँ और दयाराम, बच्चन सिंह आदि इसके प्रमुख पात्र हमें देखने को मिलते हैं। प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ, 1936 में इनका देहांत हो गया। इनका जो नाम था, इनके जो पिता ने नाम रखा था वह था धनपत राय, और इनके जो चाचा ने नाम रखा था वह था नवाब राय। प्रेमचंद जो है, इन्होंने जब इनकी रचना सोजे वतन को मतलब कैद कर मतलब वो कर लिया गया था, जब्त कर लिया गया था, तब इन्होंने हिंदी में जब रचना करना शुरू किया तो प्रेमचंद के नाम से इन्होंने हिंदी में रचना करना शुरू किया। और एक संपादक ने इन्होंने इनका नाम दिया था प्रेमचंद। प्रथम उर्दू कहानी संग्रह अगर हम देखें तो सोजे वतन थी, जो कि 1907-1908 कहीं कहीं देखने को मिलता है। प्रेमचंद नाम से पहली कहानी जो थी बड़े घर की बेटी 1910 ईस्वी में देखने को मिलती है। प्रथम हिंदी कहानी संग्रह अगर हम देखें तो सप्त सरोज 1917 में देखने को मिलती है। कहानी संग्रह की अगर हम बात करें तो नवनिधि 1917 ईस्वी की कहानी है। प्रेम पूर्णिमा 1918 ईस्वी की कहानी हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे, महत्वपूर्ण फैक्ट थे, जो कि यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं और प्रश्न जो हैं इन्हीं से बनते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को समझाने की कोशिश की है और मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आंसर दिया है। तो आप साहित्य गुरु चैनल के साथ बने रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। और आपको अगले बार किस टॉपिक के ऊपर आपको MCQ चाहिए या PYQ सीरीज़ चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं और साहित्य गुरु चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।